ऐसा नहीं है, गर्मी पहले भी दिन बहुत गर्म होते थे। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप देखेंगे कि दिन गर्म नहीं हो रहे हैं बल्कि रातें भी गर्म हो रही हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है जर्नलिस्ट कैफे में। हम हैं अभी बनारस में। बनारस जिसके कंटेस्टेंट हैं नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, और उनके अगेंस्ट में हैं अजय राय कांग्रेस से। हालांकि चुनावी मुद्दे और चुनावी सरगर्मियां तो बहुत हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ जो हैं वो हृदेश जोशी जी हैं। हृदेश जोशी राइटर हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे आज हमारी मुलाकात जब हुई तो चर्चाओं का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन इस विचार मंच पे आज हम हृदय जी से जानेंगे कि चुनावी मुद्दों में अक्सर करके पर्यावरण हमेशा मिस होता है। अक्सर करके स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन और तमाम मुद्दों पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। और इन इन मुद्दों में क्लाइमेट चेंज जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है हम सभी के लिए, वो अक्सर करके मिस होता जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना समय दिया। बहुत शुक्रिया। सर, कुछ जानकारियां हैं, मैं एक मिनट कहूँ। काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर का कहना है, इन्होंने 2021 में एक रिपोर्ट निकाली कि इंडिया के 80% जो पॉपुलेशन है वो हाई रिस्क पर है हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स पर। उसके बाद बैंगलोर में वाटर क्राइसिस है, कोलकाता में अभी तो साइक्लोन ही चल रहा है, और उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है इस बीच। अब जब हम अगले पिछले 10 साल का कार्यकाल देखते हैं बीजेपी का, तो 2014 में ये जब आए तो इन्होंने क्लीन गंगा मिशन के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई, उसके लिए फंड जनरेट हुए। उसके बाद हिमालय को प्रोटेक्ट करने में हिमालयन काउंसिल बनाया गया। ये सारी चीज़ें हुई। फिर 2019 में इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना शुरू किया। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, जिसका जो आउटकम है वो हम अभी डोमेस्टिक एरिया में देख सकते हैं। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि अक्सर करके जो चुनावी मुद्दे हैं उसमें पर्यावरण को भुला दिया जाता है, या उस पर उतना गौर नहीं दिया जाता? ये सच है, और पहली बात जो आपने शुरुआत में कहा था कि हेल्थ के मुद्दों पर और एक दो आपने नाम और लिए, उन मुद्दों पर भी इतना ज़्यादा चुनाव नहीं होता है। और उसकी एक सीधी सी वजह है, खास तौर से इन्वायरमेंट की आपने बात की, और क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट, ये दोनों एक ही, हम जब बात कर रहे होते हैं एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। क्लाइमेट चेंज में हम बहुत टेक्निकली बात करते हैं, डेटा ड्रिवन बात करते हैं, और इन्वायरमेंट में पूरा अपने आसपास का जो रिसोर्सेस हैं उनको बचाने की बात करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि पर्यावरण को बचाने की बात खासतौर से जब हम करते हैं, तो चुनाव में वो कभी बड़ा मुद्दा बनेगा भी नहीं आने वाले दिनों में। वजह क्या है कि जो लोग चुनाव लड़वाते हैं या चुनाव लड़ने के लिए पैसा लगाते हैं, उनको ये पसंद नहीं है कि पर्यावरण बचाने की ज़्यादा बात की जाए, खासतौर से कागज़ों पर और नीति में उसको लेजिस्लेट किया जाए, यानी उसको कानून के रूप में बातें कर लो, और प्लेक कार्ड लेके घूम लो गलियों में, इधर फोटो खिंचवा लो, इतना तक चलता है। लेकिन जब आप कानून बना के उसे लागू करने की बात करते हैं, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों को पसंद नहीं है, और वही चुनाव में फंडिंग करती है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात है कि अभी आपने बनारस की बात की, तो बनारस एक बहुत महत्वपूर्ण शहर इसलिए है क्योंकि गैंगटिक प्लेन में, जहाँ से गंगा निकलती है, गंगोत्री से आके जो उत्तरकाशी के इलाके से पूरा उत्तराखंड से निकल के ये बंगाल से तक पहुँचती है, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ ये जो इलाके गैंगटिक प्लेन में आते आते गंगा का स्वरूप और गंगा में पोल्यूशन, गंगा की जो सेहत है वो बहुत ख़राब होती है। तो उस लिहाज से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारे मुद्दे। सर, बनारस को हम एक हॉट सीट मानते हैं। अभी यूपी में 7th फेज में जो वोटिंग होने वाली है उसमें बनारस शामिल है, और कुल यूपी की कुल 14 सीटें हैं जिस पर इस बार वोटिंग होगी। हालांकि जब हम 14 सीटों की बात करते हैं यूपी में, तो यहाँ पे जो लोकल एमएलए हैं, जो एमपीज हैं, इनके अंदर भी हमें, मतलब ये कहना सही होगा या नहीं होगा, लेकिन इनके अंदर भी हमें क्लाइमेट को लेके बहुत ज़्यादा जागरूकता देखने को नहीं मिलती। प्लांटेशन ड्राइव अक्सर करके होते रहते हैं। मैं अगर सिर्फ बनारस की बात करूँ, तो बनारस में पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो ही रही है, लेकिन पॉपुलेशन से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स। जो मोबिलिटी की फैसिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है। बनारस पहले तो कुछ पेड़ दिखाई देते थे, लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता है। सर, आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे, आप चुनाव कवर करते हैं, तो क्या बनारस में क्या बदलाव दिखा है, इस सेंस को अगर लेके चले हम लोग? देखिए,
बनारस के रूप में एक शहर की बात करना मामले को, बहस को थोड़ा हम नैरो कर देंगे। शहरों की जहाँ तक आपने बात की ना, आपने कहा व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, तो हमें ये बताया जाता है कि बेहतर शहरीकरण का जो मॉडल है वो चौड़ी सड़कें बनाना और फ्लाईओवर्स बनाना है। सड़कें और फ्लाईओवर्स ज़रूरी हैं, लेकिन ये अगर आप सिर्फ चौड़ी सड़कें और फ्लाईओवर्स बनाएंगे और सोचेंगे कि इससे यातायात हमारा अच्छा हो जाएगा, तो ये फॉल्टी मॉडल है, फॉल्टी सोच है। जो भी लोग अर्बन डेवलपमेंट पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, वो आपको बताएंगे कि ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने का तरीका फ्लाईओवर्स बनाना नहीं है। ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने का तरीका होता है कि जो लोग हैं उनको लार्ज हॉलिंग व्हीकल में रखें, यानी जैसे मेट्रो ट्रेन है, जैसे बीआरटी रोड्स बनाना जिनमें बसेस हैं। जब बहुत सारे लोग एक बड़े व्हीकल में ट्रेवल करेंगे तब ट्रैफिक डीकंजेस्ट होता है। अदरवाइज दिल्ली को देखिए आप, कितना बड़ा शहर है बनारस से, दिल्ली में कितने फ्लाईओवर बनते हैं, आप रहते भी हैं दिल्ली में, तो कभी आपने देखा कि डीकंजेस्ट होता है ट्रैफिक? कभी डीकंजेस्ट नहीं होता। वो एक जगह उसकी स्पीड बढ़ती है, फिर जाके आगे वो किसी रेड लाइट पर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है? आज दिल्ली की 25 से 30% के बीच, क्योंकि आंकड़ा अपडेट होता रहता है, जिस वक्त मुझे पता था कोई 26-27% जो जमीन थी दिल्ली की, वो फ्लाईओवर्स और रोड्स के तहत है। ये कितनी खतरनाक बात है कि दिल्ली लगभग एक चौथाई जो है वो फ्लाईओवर्स और रोड के तहत है, लेकिन दिल्ली में फिर भी इतना है कि वहां उन्होंने पेड़ लगाए हैं। लेकिन ये कहना कि फ्लाईओवर और सड़क बना के हम दिल्ली को डीकंजेस्ट कर देंगे, वो आज तक नहीं कर पाए, क्योंकि सड़क में जब हर मिनट हजारों गाड़ियां उतर रही हों और लोगों के भीतर ये कल्चर ना हो, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं मेट्रो का इस्तेमाल करता हूँ, ज्यादातर गाड़ी कभी कभार निकालता हूँ, ठीक है, तो अगर जब तक लोगों में मेट्रो से चलना, बसेस से चलना, और इसमें लोगों का दोष भी नहीं है, ये पॉलिसी बनाने वालों का भी है कि लोग अपने कोई अपनी कॉलेज गोइंग बेटे को या बेटी को तब भेजेंगे जब उन्हें लगेगा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। रात को 10 बजे भी जहां वो बस से उतरेंगी वहां उनको सुरक्षित एक ऑटो या कोई ऐसी लास्ट माइल कनेक्टिविटी घर तक मिलेगी, तो लोग बजाएंगे। अदरवाइज लोग बच्चों को अपनी गाड़ी से भेजते हैं, खुद भी कष्ट नहीं उठाना चाहते। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको दूर करने का एकमात्र तरीका, चाहे बनारस हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मुंबई हो, वो है जैसे यूरोप में है, उन्होंने जो है बड़े बड़े फुटपाथ बनाए हैं जहां पैदल चलते हैं लोग, उन्होंने लोगों को साइकिलों से चलने के लिए प्रेरित किया है, उन्होंने कार का नेटवर्क बिछाया है। लेकिन आप अमेरिका में देखेंगे तो उन्होंने ऑयल कंपनीज के चक्कर में उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया है, वहां कारें अपनी चलाना, जो कि फॉल्टी मॉडल है। कभी कारों से आप ट्रैफिक को डीकंजेस्ट नहीं कर सकते। अब अमेरिका और भारत की तुलना भी नहीं की जा सकती, उनका लैंड मास हमसे 3 गुना है और 1/3 हमारी आबादी है, हमारी आबादी जो है उनसे 3 गुना है ना, वो करीब 400 मिलियन होंगे, हम 1400 मिलियन से ज्यादा है। तो ये एक चीज है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम शहरों को लिवेबल बनाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे जैसे आप सड़कों को बनाते हैं और फ्लाईओवर्स को बनाते हैं तो अर्बन फ्लड्स का खतरा भी बढ़ता है, क्योंकि आप क्या करते हैं, जितनी जगह जो बनी थी, जो सिंक की तरह काम करती थी, जो तालाब थे पुराने, चाहे बनारस हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, वहां या तो कचरा भरने लगते हैं या उनको सीमेंटेड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब अचानक सडनली अब क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश बहुत कम दिनों में हो रही है और बहुत ज्यादा एक साथ हो रही है, बहुत लंबे टाइम में, लॉन्ग टाइम स्प्रेड नहीं होती, तो अब अर्बन फ्लड्स का खतरा भी बढ़ता है। तो बहुत सारी चीजें, फिर पानी का जमाव होता है तो उससे बीमारियां भी बढ़ती हैं, मलेरिया और मेनिंजाइटिस और तमाम जो मच्छरों से वेक्टर बॉर्न डिजीज भी होती है वो भी बढ़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम सड़कों की बात करेंगे, पेड़ों की, जो आप कह रहे थे कि एनएचएआई का में एक याचिका लगाई गई थी, उस याचिका को लगाने वाले ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट्स का अध्ययन करने के बाद ये पता लगाया है कि पिछले 20 साल में करीब एनएचएआई ने जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे उसमें 1.85 लाख, में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से कोट कर रहा हूँ, पेड़ों को काटा और अपनी सफाई में कहा कि हमने इसका 3 गुना पेड़ लगाए हैं। लेकिन जितना बड़ा उन्होंने हाईवे बनाए थे उस हिसाब से जो इंडियन रोड कांग्रेस है उन्हें 3 गुना नहीं बल्कि 16 लाख पेड़ लगाने चाहिए थे। वो जितने पेड़ काटे और जितने पेड़ लगाए हैं, ये बड़ा ही एक तरह से फॉल्टी दिखाई देता है, मतलब आपको मिसलीड करता है, नहीं मिसलीड करता है कि अरे 3 गुना पेड़ लगा दिए, लेकिन आपने जितनी जगह में रोड बनाई उतनी जगह में कितने पेड़ चाहिए थे ना। और इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो भारत की जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें पिछले 10 साल धरती पर वार्मेस्ट रहे ऑन रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा गर्म रहे, और 2023 उसमें भी सबसे वार्मेस्ट रहा है, 2024 वो भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान इतना तेजी से बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहा है कि आने वाले दिनों में उसके भयानक परिणाम होंगे। तो उसमें ब्लू एंड ग्रीन जो हम कहते हैं कि पेड़ लगाना और वाटर बॉडीज को बचाना,
ये सबसे इम्पोर्टेंट। सर, अगर हम एक चीज़ समझें कि जैसे चुनावी मुद्दे होते हैं, लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जिसे वो इलेक्ट करेंगे, उनसे वो क्या चाहते हैं। हालाँकि जब हम ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं, तो पब्लिक भी इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा बैकफुट पे रहती है, क्योंकि वो अभी तक ये समझ ही नहीं पाए हैं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। हमारे बनारस में अभी बात चल रही है, तो लोगों का कहना है कि ये जो बनारस में इतनी गर्मी हो रही है, इसे नौतपा लोग कहने लगे हैं कि ये 9 दिन की गर्मी है, वो इतनी ही रहेगी। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं, और वो पब्लिक को समझाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो बस एक चीज समझना चाह रहे थे कि इन सारी चीजों से क्या स्टेक पर है, व्हाट इज एट रिस्क। जो आपने ये बात कही ना कि अब जो तापमान बढ़ रहे हैं, वो तापमान बढ़ना इसलिए ऐसा नहीं है, गर्मी पहले भी दिन बहुत गर्म होते थे। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप देखेंगे कि दिन गर्म नहीं हो रहे हैं बल्कि रातें भी गर्म हो रही हैं। अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे और ये महसूस करेंगे कि पहले सुबह के वक्त कितनी भी गर्म हो, जून के महीने में भी आप उठ के कूलर बंद कर देते थे या कुछ ओढ़ने के लिए आपको चाहिए होता था, ये कॉमन एक्सपीरियंस है। लेकिन अब जो है कल्चर बदल रहा है, लोग छतों पर नहीं सो पा रहे क्योंकि रातें बाहर भी बहुत गर्म है, वो अंदर ही सो रहे हैं। राइट, और ये क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर अगर आप चार्ट देखेंगे तो वो भी ऊपर जा रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है कि धरती का अपने आप को जो कूल करने का जो एक उसकी कैपेबिलिटी है, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है या कम होते जा रही है। हीट वेव जो है वो सबसे बड़ा किलर है, आपको मालूम है, ये सबसे बड़ा डिजास्टर है फ्लड्स और इनके बाद। अ, तो अब हीट वेव जो है से इतने लोग मर रहे हैं। और अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे रजिस्ट्रार जो होते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं या रजिस्टर करते हैं डेथ और बर्थ को, वो कभी हीट वेव के कारण होने वाली डेथ को ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसको रजिस्टर करते हैं, तो आपको नंबर भी पता नहीं चल रहा है। हॉस्पिटल में आदमी पहुंचता है, उसकी डेथ किस कारण हुई है, उसमें हीट वेव का कोई कॉलम नहीं है। तो आपको आइडिया भी नहीं लग पा रहा है। तो मैंने इस पे पूरे आर्टिकल लिखा है, मैं चाहूँ तो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि कैसे हीट वेव प्रॉब्लम हो रही है। आप बनारस में देखो, यहाँ खाने का इतना कचौरी बनाने वालों का, पूरी बनाने वालों का कल्चर है। मैं जब उसे देख रहा था, एक्चुअली जो बताया जाता है उनको वो काम करना ही नहीं चाहिए दिन में या सुबह के टाइम, उनको अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट करना चाहिए। उतने टेम्परेचर में वो और टेम्परेचर के पास है। तो ये जो खतरे हैं वो शहर के बनावट को और ज्यादा जिसे कहते हैं फ्रेंडली बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसका सामना करने के लिए, इसलिए पेड़ जो आप जो हमारे दोनों ओर ट्रैफिक वन वे करके चला देना और बीच में कोई पेड़ नहीं है, ये बहुत खतरनाक मॉडल है। और आपके पास तो मतलब आपके पास तो हर जगह हम लोगों के पास ड्रेनेज भी नहीं है। अगर एक साथ बरसात हो जाएगी तो पानी कहाँ जाएगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप देखते हैं कभी हम डूब रहे होते हैं शहरों में और कभी हम परेशान हो रहे होते हैं गर्मी की वजह से। तो ये स्थिति को निपटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। और बार बार आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, चुनाव इन मुद्दों पर कभी होंगे नहीं, क्योंकि चुनाव उन मुद्दों पर होंगे तो जो लोग चुनाव में पैसा लगाते हैं उनको कानूनी, जिसे कहते हैं, दे विल बी हेल्ड टू अकाउंट। उनके लिए ऐसे कानून बनेंगे जो जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। उनको उनके लोगों के लिए, मजदूरों के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो काम करते हैं। उनको ये व्यवस्था आएगी कि उनका इतना ज्यादा शोषण नहीं कर सकते। वो इस तरह की व्यवस्था आएगी कि उनको बहुत सारे खर्च और बढ़ेंगे उनके। उनको फुटपाथ के लिए व्यवस्था करनी है। आप देखिए कहीं कहाँ फुटपाथ है, कोई फुटपाथ नहीं है। तो पैदल चलने वालों को कैसे उत्साहित करेंगे आप? कौन आदमी पैदल चलना चाहता है जिसके पास थोड़ा सा ही पैसा है? हर कोई गाड़ी में बैठता है। और आपको पता नहीं है, जो प्रदूषण हमें वायु प्रदूषण दिखाई देता है, जो ये ध्वनि प्रदूषण का सामना कर रहे हैं, आप बहुत परेशान होते हैं, पर यू हैव बिकम हैबिचुअल ऑफ इट। आपको आदत हो गई है। पर आपको पता है जितना डेसिबल की आपको मतलब परमिसिबल लिमिट है, उससे कई कई गुना ज्यादा डेसिबल हम हर वक्त, इसलिए झगड़े हो रहे हैं, रेज हो रहे हैं सड़क पे। तो ये सारी चीजें अननोटिस चली जाती और ये चुनावी मुद्दे नहीं बनते। ये तो देखने को इस बीच समझ में भी आता है कि जो हम गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न का आजकल इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है। जैसे जो गाड़ियाँ होती हैं, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, प्रेशर हॉर्न लगा के चलते हैं। और आप बनारस को देखें तो बनारस में रोड बहुत सकरी हैं, चौड़ी रोड उतनी नहीं मिलेगी। और उसमें जब ट्रैफिक कंजस्ट होता है तो वहाँ पे हॉर्न का इस्तेमाल, वो एक इरिटेटिंग तो है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को टू वे है कि उस शोर से आदमी परेशान होता है, ट्रैफिक से परेशान होता है, फिर और ज्यादा हॉर्न का इस्तेमाल करता है। तो ये सब चीजें हैं और इसलिए जरूरी है कि ट्रैफिक का पूरा जो तरीका है वो बदलना बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि ये जो थ्री व्हीलर जा रहा है जिसमें 10 लोग भरे, ये प्रॉब्लम है, कार वाले को ऐसा लगता है, जबकि प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम वो है जो आदमी कार से जा रहा है, क्योंकि वो इतनी बड़ी व्हीकल में केवल 3 लोग बैठे हैं और वो इतने छोटे व्हीकल में 10 लोग बैठे हैं। तो इन वे वो कम स्पेस ले रहे हैं सड़क में और आप ज्यादा स्पेस ले रहे हैं।
सर अगर हम चुनाव से हट के आए, हम नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक पर आते हैं। हम ये तो देखने में जाहिर है कि दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन शहर की जो पब्लिक है वो इस चीज़ को लेके अब अवेयर हो रही है। लोगों मतलब मैं दिल्ली में देख रहा हूँ, लोग अब ई व्हीकल्स पर आ रहे हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी और सेल भी बढ़ रही है। लेकिन जब हम दिल्ली से नीचे आते हैं छोटे शहरों पर, बनारस, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, ये जो छोटे शहर हैं, यहाँ पे अभी तक ई व्हीकल पहुँच नहीं पाई है। इस पे क्या लगता है कि कब तक ये पहुँच सकती है और कितनी ज़रूरत है इन छोटे शहरों को? देखो, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है वो एक अच्छी बात है, परंतु ई व्हीकल्स के साथ में ये भी कहूंगा कि लार्ज ई व्हीकल्स, छोटी कारें जो ई व्हीकल हम कहते हैं, वो जनरली फॉसिल फ्यूल से ही चार्ज होंगी, जो बिजली हमें कोयले से बन रही है। तो एक तरह से वो शोपीस ही हैं, उनको उतारें या हम डायरेक्ट फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली पुरानी गाड़ियां चला लें, मुझे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर दिखता नहीं है। फायदा तब है जब आप बड़ी ई बसेस लाएं और आप जैसे मेट्रो है वैसी लाएं, जो जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, जो एक तरह से, तो उसका फायदा तो दिखाई देता है। लेकिन और दूसरी बात यह है कि बहुत लॉन्ग टर्म में, जैसे ये जो बैटरी वाहन जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी व्हीकल्स जो है, अगर ये बहुत उतारते जाएं और इनके लिए जो हम मिनरल्स खोद रहे हैं, तो फिर बात वहीं पहुंच गई ना, कि आप फिर पर्यावरण को ऐसे नहीं, कान को आप ऐसे पकड़ने के बजाय ऐसे पकड़ रहे हैं। तो आप, समस्या ये है कि अगर आप पहाड़ों को खोदना शुरू कर दें मिनरल के लिए, तो फिर वो एक तरह से डेवस्टेट कर रहे हैं। तो जैसे जो गांधी का सिद्धांत है, या जो मिनिमम जो मिनिमलिस्टिक, एक एक डॉक्यूमेंट्री है, मैं आपके दर्शकों से कहूंगा उन्हें मिनिमलिस्ट करके नेटफ्लिक्स में, वो देखें कि अपनी जरूरत कितनी है और आप खर्च कितना कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं आज एक परिवार में एक आदमी के पास भी दो दो कारें हैं, है ना, तो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ कोई नियम नहीं है कि अगर आप दूसरी कार खरीदते हैं, जैसे कई देशों में बहुत कड़े नियम हैं कि अगर आप दूसरी कार खरीदते हैं तो आपको वो उसी रेट पे नहीं मिलती जिस रेट पे पहली कार है, उसमें बहुत हैवी आपको प्रीमियम देना पड़ता है, या उसमें आपको ये बताना पड़ता है कि मेरे पास पार्किंग की जगह है, उसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन देने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि आप जाके सीधे दूसरी कार या तीसरी कार या चौथी कार खरीदेंगे। तो वो कल्चर होना चाहिए, और वो कल्चर क्यों अपनाने के लिए लोग तब उत्साहित होंगे जब उसको खुद बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि दैट आई बिलीव इज द ओनली वे टू इम्प्रूव, टू डीकंजेस्ट ट्रैफिक, जो शहरों में आज जो एक केओस मचा हुआ है, इसको करने का। सर धन्यवाद अपना अमूल्य समय जर्नलिस्ट कैफे को देने के लिए। हम फिर मिलेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।